a little domestic at times with more international activities with the spirit of this whole agreement. Not, I don't have to go and come and check with you on what was agreed, what's agreeable. I don't have. So, could it be like this, that under the initiative, aligning with the G20 max terms of reference? Full stop. Activities which are going to come down. So maybe I think this on the underscore modalities. So then it would kind of make complete sense that these are the activities which go down as activities which are listed out. So there's reference to these activities. To that sentence, yes. Yeah, just a minute. Yes, please. And other resources to the agreement is listed below. Is it मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। मैं TWA का ट्रेजरर हूँ और मेरी खुद की कंपनी है स्पिरिचुअल टूर्स। आज यहाँ पे जिस तरह की मीटिंग हुई है, एक दूसरे की बातों को सुना गया है, समझा गया है, आगे कितनी उम्मीद लगती है कि जो टूरिज्म विभाग है नेपाल में, काठमांडू में, पोखरा ऐसे क्षेत्रों में अपने यहाँ से टूरिस्ट लोग जाएंगे और विकसित होगा? एक्चुअली इंडिया और नेपाल जब भी कोई आता है टूरिस्ट जो डोमेस्टिक होता है, मतलब इंडिया के होते हैं, तो वो इंडिया और नेपाल दोनों जाना चाहते हैं। तो नेपाल में आपका लुम्बिनी, चितवन, पोखरा, काठमांडू और इसके बाद मुक्तिनाथ तो बहुत अधिक इंक्वायरी होती है। अब क्या होता है, जो आदमी यूपी में अगर करता है तो बनारस और अयोध्या के बाद गोरखपुर के बाद फिर से नेपाल करके फिर बनारस से आता है। इसलिए बनारस और यूपी और इसमें नेपाल का बहुत अच्छा संबंध है और इसको टूरिज्म में सबसे अच्छा चलता है। आज जिस तरह से मीटिंग हुई है, आगे इसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसका वहाँ के आए थे, यहाँ के लोग तो यहाँ के ट्रेवल एजेंट भी मिलेंगे। इवन फेम ट्रिप के लिए भी बोले हुए हैं, तो फेम ट्रिप अगर रहेगा तो यहाँ के एजेंट भी वहाँ जाएंगे, तो एक दूसरे के म्यूचुअल बिजनेस अच्छा रहेगा। सर, अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो काशी पर्यटन स्थल ही है और वर्तमान की जो सरकार है वो पर्यटन स्थल को विकास करने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है जी। तो क्या लगता है सर, इस समय विकास को देखते हुए कि पर्यटन की दृष्टि से काशी को विकसित बनाया जा रहा है? देखिए, आज के डेट में पूरे इंडिया में सबसे अच्छा डोमेस्टिक अगर आ रहा है तो ये बनारस है। इवन आपका 31 दिसंबर की बात करें, जो गोवा होता था उसको भी फेल करके बनारस हो गया है। तो बनारस सिर्फ पूरा अपना डेवलप्ड है और बनारस के नियर बाई को हम लोग को प्रमोट करना है। तो जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो बनारस के लिए नहीं आते हैं, कम से कम 5 to 6 नाइट रुकते हैं, तो उनको बनारस, प्रयाग, अयोध्या, नैमिसारण, चितवन, मतलब ये सब पूरा टूर हम लोग कराते हैं। और यूपी गवर्नमेंट के लिए ये फ़ायदा रहता है कि पूरे टूरिस्ट जितने नाइट बनारस या यूपी में रुकेंगे उतना फ़ायदा यूपी को। एक बात क्या है, पोखरा नेपाल के एक जगह है जो टूरिज़्म का कैपिटल बोल रहा है। हम अभी वो सरकार भी उसके एड्रेस कर रहा है। टूरिज़्म का कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल, दैट इज़ पोखरा। In Pokhara there is different different type of culture, another heritage. You know, you already tell there is many kind of lakes, and you can see the more mountain, that is snow mountain for near travel destination. No? Just थोड़ी ही चलते हुए आप स्नो माउंटेन में पूछ सकते हैं। वो काठमांडू नहीं सकते हैं, वो पोखरा के पास सकते हैं। पोखरा में क्या है, उसका सिटी का हाइट है 800 किलोमीटर्स, वहाँ से 8000 मीटर्स तक आप पहुँच सकते हैं। 800 मीटर से 8000 मीटर तक आप थोड़ी चलने से वो पहुँच सकते हैं।
कंसर्न वही जो रोड अभी मेंटेनेंस चल रहा है उसी का कंसर्न है। उसमें क्या है कि वो रेनोवेट करने के लिए समय तो लगेगा, लेकिन वो टूरिस्ट लोग के लिए वो उसने थोड़ा तो ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो रास्ते में रुकना नहीं पड़ेगा। सर अगर रोटी बेटी के संबंध की बात की जाए तो इंडिया और जो आपका नेपाल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। हाँ, और जो वर्तमान का हम लोगों का सेंट्रल सरकार है या राज्य सरकार है वो टूरिज्म को अप्रिशिएट कर रहा है, तो हाँ। आपको कैसा माहौल अभी तक आपको लगा कि कैसा इस समय का गवर्नमेंट आपको कोऑपरेट कर रहा है? नहीं, गवर्नमेंट भी क्या है कि अभी वो ये विश्व भर चल रहा है ना, जो किस्म का वो कोविड लगाए विभिन्न घटनाक्रम से हमारा गवर्नमेंट भी छिमेकी लोग का टूरिस्ट लोग के ही फैसिलिटेट कर रहा है। क्या है कि तीसरा मुल्क से पर्यटक आने का अभी बहुत तकलीफ है, विभिन्न किस्म का घटनाक्रम से वो नहीं आ पाएंगे। उसीलिए हमारा नेपाल के लिए सबसे बड़ा मार्केट हम इंडिया ही सोच रहे हैं, वो भी इसी सेक्टर में। ओके सर, सर एक मीटिंग आप लोगों ने रखी है तो यहाँ किन लोगों को बुलाया गया और किस तरह की बातें हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ मीडियाज फ्रॉम वाराणसी। हम लोग पोखरा का टूरिज़्म प्रमोशन करने के लिए वाराणसी आया हुआ है। हमने यहाँ जो टूरिज़्म में काम करते हैं गवर्नमेंट बॉडी और जो टूर ऑपरेट करता है पोखरा और नेपाल के लिए, और आप पत्रकार लोगों सभी को हमने निमंत्रणा किया है। इसका मकसद क्या है कि जो कोविड ने टूरिज़्म का जो इफ़ेक्ट किया है उसके बाद हमको नेपाल और पोखरा के लिए सबसे बड़ा मार्केट हम ये सेक्टर में दिख रहा है। जो वाराणसी, पहले भी वाराणसी बहुत लोग पोखरा जाते थे, अभी कोविड के बाद यहाँ का क्या है वो टूरिज़्म का कंडीशन वो देखने के लिए, और पोखरा में क्या क्या चीज़ चेंज आया है, क्या क्या वो टूरिज़्म का एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, वो जानकारी करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अभी यहाँ का जो टूर ऑपरेटर लोग ने बताया है पोखरा से सबसे बड़ा ये वाराणसी से सबसे ज़्यादा लोग वो रोड से जाना चाहते हैं। अभी रोड हमारा वो स्तरोन्नति हो रहा है, वो जल्दी से हो जाएंगे, लेकिन वाराणसी से पोखरा का ज़्यादा लंबा रिश्ता नहीं है, जस्ट 500 किलोमीटर में है। अब यहाँ का टूरिस्ट एक ही दिन में यहाँ से पोखरा पहुँच सकते हैं और जिस सहज से वो 500 किलोमीटर वो क्या है कि नेपाल के दूसरा बॉर्डर से भी नज़दीक है। क्या है कि हमारे वो पोखरा से हमारा ही बॉर्डर जाने के लिए 600 किलोमीटर लगेगा, लेकिन वाराणसी 500 किलोमीटर में है। हम सभी लोग को, और पोखरा क्या है कि किसी भी मौसम में आप लोग वो टूरिस्ट लोग पोखरा जा सकते हैं, पोखरा से देख सकते हैं। पोखरा में अभी यहाँ चर्चा भी हो रहा है वो पैराग्लाइडिंग, वो चील जैसा देखने लगेंगे उधर, बहुत सारा पैराग्लाइडिंग है उधर, अल्ट्रालाइट फ्लाइट होती है। और वहाँ से सबसे बड़ा क्या हो सकता है, वो धार्मिक हिसाब से महत्वपूर्ण मुक्तिधाम वो पोखरा से ही जाता है। और अभी वो शालिग्राम है जो वहाँ से यहाँ राम का वो तस्वीर बनाने के लिए वो ले आया है, उसका उद्गम स्थल ही पोखरा के पास में पड़ता है। इसीलिए मैं सभी जो टूरिस्ट लोग हैं जो धार्मिक हिसाब से उधर जाते हैं, एडवेंचर के लिए जाते हैं और कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए जाते हैं, वो सभी लोग के लिए पोखरा सबसे अच्छा जगह है नेपाल में। वो सभी मौसम में वो भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन उधर जाने के लिए सहज वो रोड कनेक्टिविटी भी है। कोई वो अभी मेंटेनेंस चल रहा है, वो भी जल्दी से हो जाएगा, लेकिन अभी भी जो मेंटेनेंस में है उसमें भी टूरिस्ट लोग को कोई तकलीफ नहीं होगा। तो जल्दी से वो पोखरा में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हुआ है उसका पहले फ़्लाइट हम ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट से अनुरोध किया है। वो पोखरा से सबसे पहले फ़्लाइट वाराणसी में हो जाएगी, उसके बाद जो एयर से जाना चाहते हैं वो पर्यटक लोग को भी वो सहज तरीके से जा सकते हैं। मैं आप लोगों को ये मीडिया से क्या अनुरोध करना चाहता हूँ, हमारे वो कल्चर जो है पोखरा वाराणसी का सेम ही है, हमारा सब चीज़ उधर का इधर का मिलता है। हम बोलता है वो रोटी बेटी का संबंध भी है, नेपाल और इंडिया में सभी चीज़ हमारा समान है। उसीलिए मैं जो पर्यटक लोग इस जगह से घूमने निकलते हैं उस सभी लोग को मैं अनुरोध करता हूँ, एक बार आपको पोखरा देख लीजिए, पोखरा आइए, नेपाल आइए, उसके बाद आपको पता चलेगा हम क्या बोल रहे हैं और आप क्या देख पाएंगे। यहाँ पे जो मीटिंग हुई दौरान मास पोखरा एक ऐसा जगह है जहाँ आप ऐसा नहीं है कि जाड़ा गर्मी बरसात हो रहा हो, ऐसा काठमांडू में बर्फ़ पड़ रहा हो, लेकिन पोखरा में ऐसा नहीं होता है। गर्मी में भी वही मिलेगा, आनंद मिलेगा। जाड़ा में भी ऐसा नहीं कि इतना ठंडा है कि 4-5 कंबल ओढ़ना पड़े, नहीं, वो भी बराबर है। बरसात भी उसी तरह से। दूसरा चीज़, व्यू उसका इतना बढ़िया है जो हर लोग स्वास्थ्यवर्धक के लिए जाते हैं। अरुणाचल को क्यों कहते हैं, हिमाचल को क्यों स्वास्थ्यवर्धक कहते हैं, इसलिए दूसरा पॉइंट तो वो हुआ कि हेल्थ का एकदम बहुत सुंदर जगह हुआ है। तीसरा है क्या कि स्पिरिचुअल, जैसे वाराणसी लोग क्यों आते हैं,
गोल्डन ट्रेंगल दिल्ली आगरा जयपुर जा करके फिर वाराणसी आकर के उसको आनंद मिलता है। इसी तरह से स्पिरिचुअल सेंटर है, धार्मिक, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म, हर तरह से वो कॉम्बिनेशन है वहाँ उस जगह पे। 4 हो गए। 5वां है कि आपके बहुत नज़दीक है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा हिल है माउंट एवरेस्ट के जैसा या नीचे। तो 5वां एक है क्या कि वो ऐसा बीच में है 800 फीट की ऊंचाई पे कि कि आपको एकदम अच्छा लगता है हर क्लाइमेट से। कह सकते हैं जब आप पोखरा जाएंगे तो समझेंगे नहीं कि ये एशिया का कंट्री है। वेल प्लान, लोग भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कचरा फेंका हुआ है, ये फेंका हुआ है, एजुकेटेड। तो ये 5 पॉइंट्स जो है ना, जिसके लिए सिर्फ इंडिया ही नहीं सब जगह जाता है। दूसरा चीज़, सर आपने क्वेश्चन पूछा कि कोरोना के बाद बेटी रोटी का जो संबंध है, ये पहले भी था अभी भी है। सर का कहना है कि अभी कोरोना की वजह से ओवरसीज से लोग नहीं आ रहे हैं। इंडिया से तो पहले भी आते थे लेकिन लोगों को भरोसा नहीं होता था। अभी अपना जैसा मैंने बताया ना कि अभी इतने लोग जा रहे हैं कम से कम पोखरा, और वो फील कर रहे हैं कि अरे वाह मैंने पहले नहीं गया। अभी थाईलैंड, मलेशिया सब लोग सिंगापुर जाते हैं हनीमून के लिए। अब ज़्यादातर लोग बहुत साल पहले 20 साल पहले भी पोखरा जाते थे, नेपाल जाते थे, क्योंकि ईजी होता था। भारत के लिए सबसे एजिएस्ट अगर अदर देश कह सकते हैं तो नेपाल है, लेकिन हम लोग इतना उन लोगों में घूम गए हैं कि घर जैसा लगता है। सर अब एयरलाइंस की बात करते हैं। एयरलाइंस, हाँ हम बोलना भूल गए। पिछले बार हम खुद नेपाल एयरलाइंस में मेरी मीटिंग हुई थी और बेचारे वो उनका हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट कर गया, एती एयरलाइंस के मालिक। हाँ सर नहीं बहुत पहले वो पहाड़ में उनका जो मालिक थे एती एयरलाइंस, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी। आप देखे होंगे 2 साल पहले का। नेपाल एयरलाइंस खुद बात कर रही है कि कैसे हम यहाँ बोध गया और ये इसके लिए बनारस के लिए हम फ्लाइट दें। आपका तो बुद्धा रेलवे है ही है, एती एयरलाइंस भी चाह रहा है कि सर इसमें वर्क कराए। सर कुछ चीज़ें हो होती है ना, एक तो आपका लुम्बिनी से भी फ्लाइट यहाँ आना है, लुम्बिनी हो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोखरा आ गया सर। इसमें बहुत तेज़ी से चल रहा है सर, और स्पेशली इंडिया गवर्नमेंट इतने एयरपोर्ट बना दिए हैं सर। तो वो भी चाह रहा है कि अगर हम वहाँ से अगर लेते हैं गेस्ट तो बाहर से काठमांडू आ जाए, काठमांडू से लुम्बिनी या फिर इधर आ जाए। देखिए गोरखपुर, कुशीनगर नदी के एयरपोर्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर स्पीड से काम चल रहा है तो एयरलाइंस में, और उसके बाद रोड में इंडिया और नेपाल दोनों में सर।